नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए। यहाँ अमावस्या थी, यहाँ अंधेरा छाया हुआ था। विकास की ओर बढ़ने के बजाय हम विनाश की ओर बढ़ रहे थे। इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार दिल्ली में लेकर आए और उन्होंने इस दौरान कई बातें कही। एक विशेष बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी विधानसभा से दिल्ली के चुनाव हुए और यहाँ जो एक तरीके से अमावस्या लगी हुई थी, अंधेरा छाया हुआ था। विकास की जगह तो विनाश की ओर हम अग्रसर हो रहे थे। इसमें नए सूरज के उदित होने का आपने जो आह्वान किया और मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में लाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विशेष धन्यवाद, क्योंकि यह भी बात सच है कि जहां पूर्वांचल चल पड़ता है वहां देश चल पड़ता है। और ये कहने के लिए नहीं कह रहा, इतिहास इस बात का गवाह। चाणक्य की दिल्ली, जहां हमने नीति को सीखा, उसकी दिल्ली बिहार है। और वर्तमान काल में अगर हम देखें तो गांधी जी का भी आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी बिहार की धरती से हुआ। इसलिए बिहार का एक विशेष महत्व है और हम सब लोगों को ये भी याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि विश्व को प्रजातंत्र देने का तंत्र अगर कहीं विकसित हुआ तो वह भी बिहार की धरती पर हुआ। बिहार का एक अपना गौरव है, एक तेजस्विता, एक कर्मशीलता के साथ खड़ा होने की ताकत है। और ये आज की बात नहीं कर रहा, नालंदा की बात कीजिए, विक्रमशिला की बात कीजिए, ये प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बिहार की धरती पर विद्यमान है और नहीं सिर्फ देश के लोग वहां अपनी विद्या ग्रहण करने आते थे, बल्कि दुनिया के लोग आया करते थे। इस बात यह गौतम बुद्ध की वक्त प्रदेश की राहत, गौतम बुद्ध को ज्ञान बिहार की धरती पर हुआ। बहुत गौरव से हम कहते हैं। सम्राट अशोक ने अगर अहिंसा का पाठ सीखा और अहिंसा की तरफ चलने का अगर मन बनाया तो वह भी कोई और नहीं था, वो बिहार की धरती है। मां जानकी, वाल्मीकि जी, महर्षि विश्वामित्र, कोकिल विद्यापति जी, हमारे महान नीतिज्ञ चाणक्य और गणतज्ञ आर्यभट्ट, ये सब बिहार की धरती के ऊपर है। वक्फ संशोधन विधेयक पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। यह सरकार बैसाखी पर है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं क्योंकि वे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी की बैसाखी पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि अगर ये चार दल इस असंवैधानिक विधेयक का समर्थन नहीं करते हैं तो यह विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वे बीजेपी का समर्थन करते हैं तो मैं उन्हें सावधान और चेतावनी दे रहा हूँ कि मुसलमान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आप एक असंवैधानिक विधेयक का समर्थन कर रहे हैं जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, जो हमारी मस्जिदों दरगाहों को छीन लेगा। See, the BJP has no majority in the Lok Sabha. They are, बोलते ना, बैसाखियों पर ये गवर्नमेंट है। This government, Mr. Narendra Modi is a prime minister because he's relying on the crutches of
Nitish Kumar, Chandrababu Naidu, Chirag Paswan and Jayant Chaudhary. If these four parties do not support this unconstitutional bill, then this bill will not become a law. But if they support BJP, I am cautioning and warning them that Muslims will never forgive them. You are supporting an unconstitutional bill which will destroy the Muslim Waqf Board forever, which will take away our masjids, dargahs, khanqahs, and which will be a violation of Article 14, Article 25, Article 26 and 29. Mr. Chandrababu Naidu wants to remove non-Hindu employees from Tirupati Devasthanam. Why is he allowing non-Muslims to be made a member of the Muslim Waqf Board? Why isn't Mr. Chandrababu Naidu realizing that if an encroacher is there on a Waqf property for 12 years, this government which he is supporting will make him the owner by implementing Limitation Act on them? The same act is not applied on Hindu Endowment Board, on the Sikh Gurdwara Prabandhan Committee. How is it that Mr. Chandrababu Naidu and Nitish Kumar and Chirag Paswan are allowing a collector to decide in his own case? That is violation of principles of natural justice. How is it that they are allowing the omission of evacuee Waqf properties? Lakhs of rupees of income comes from evacuee Waqf properties. The government wants to take it away. Every provision which is being made in this bill is unconstitutional. It is completely against the interest of the Waqf Board. It neither protects the Waqf Board, it neither removes the encroachers, neither it improves the revenue, and it is completely unconstitutional. If Chandrababu Naidu, Nitish Kumar, Chirag Paswan and Jayant Chaudhary supports this government in making this unconstitutional law, you be rest assured Muslims will never believe you. They will lose confidence in you forever. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पास जो जिम्मेदारी है, इसके तहत आज सिख समुदाय के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के माध्यम से हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू करने का MOU साइन किया है। इसमें दिल्ली सरकार के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमने आज से काम शुरू कर दिया है। हमारा लक्ष्य युवाओं और महिलाओं को स्किलिंग देना है। इसमें स्टाइपेंड का प्रावधान है। हम आर्थिक मदद भी करेंगे, रोजगार सृजन होगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में सबको बोलने की आज़ादी है, किसी भी बिल का विरोध और समर्थन करने की आज़ादी है। मेरा सबसे अनुरोध है कि बिल में जो प्रावधान है उसे अच्छे से पढ़कर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मंत्रालय के पास जो जिम्मेदारी है, 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अलग अलग काम करने का जिम्मेदारी हमारे मंत्रालय को दिया गया है। इसके तहत आज सिख कम्युनिटी के लिए एक विशेष कार्यक्रम का यहाँ लॉन्च हुआ है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से हम बहुत बड़ा एक कार्यक्रम शुरू करने का आज MOU साइन किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी भी हमारे बीच में आए हैं एक विटनेस के तौर पर, क्योंकि दिल्ली सरकार इसमें बल देने में सहयोग दिल्ली सरकार से जरूरत पड़ेगा। और आज हमारे मिनिस्ट्री के जितने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मिल करके हमने काम करने का आज से शुरू किया है। इसमें स्किलिंग के लिए जो बेसिक सिख कम्युनिटी में युवाओं के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं के लिए टारगेट करके हम काम कर रहे हैं। इसमें स्टाइपेंड का प्रावधान होगा और बाकी जो ये जो प्रोग्राम को चलाने के लिए जो आर्थिक सहायता चाहिए वो भी हम मदद करेंगे। अलग अलग यूनिट सेंटर बना के काम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा। शुरुआत में हम 31,000 युवाओं के लिए टारगेट रखा है, लेकिन इसको हम एक्सपांड करेंगे। पंजाब में भी इसको आप करने जा रहे हैं? पंजाब में और देश में जहाँ जहाँ सिख कम्युनिटी का इनहेबिटेशन है, उनका पॉपुलेशन है, उसके लिए जो भी मदद देना होगा हम देने के लिए यहाँ वादा किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का नारा है, ये मंत्र हमारा काम करने का तरीका है। सर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है आप और वक्त का भी बिल इन दिनों चर्चाओं में है, इसी सेशन में आएगा क्या? और आज भी विजयवाड़ा में जो आपकी सहयोगी दल है TDP, वहाँ पर भी जो पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा है
हमारे देश में सबको बोलने का आज़ादी है। कोई भी बिल, कोई भी कानून को समर्थन या विरोध करने का आज़ादी है। मेरा सभी को एक ही अनुरोध है कि बिल में जो प्रावधान है उसको अच्छी तरह से पढ़ करके प्रतिक्रिया करना चाहिए। बिना पढ़े अफवाहें फैला करके देश में अशांति लाने का जो कोशिश करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो हम लेके आए हैं उसमें गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, मुसलमानों में जो बैकवर्ड कम्युनिटी है सबके लिए, और एक अच्छा सोच के साथ जो मुसलमानों में जिस लोगों को फायदा नहीं मिला आज तक, दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। इससे अगर मुसलमानों के लिए और गरीब मुसलमानों के लिए अगर काम आए, ये सब चाहेंगे। इसलिए कोई लोग इसको जैसे अफवाहें फैलाता है, मस्जिदें छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिनने जा रहा है, कैसे कर सकता है? हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। कोई किसी का जमीन, कब्रिस्तान या मस्जिद छीन सकता है क्या? जब मैं बिल रखूंगा पार्लियामेंट में, ध्यान से सुनना है। अगर एक भी वाक्य, एक भी पॉइंट निगेटिव है, मुसलमान कम्युनिटी के लिए नुकसान पहुंचाने वाला प्रावधान है, तो आप बताइए ना। बिना मतलब का अगर माइक बजा बजा करके कॉलोनी में झूठे बातें, अफवाहें फैला रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा देश एकजुट होकर के, मिल करके काम करेंगे। भारत सरकार में जो भी काम करता है वो सबके लिए करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास का नारा लगाया है, इसलिए सब एक है। अलग अलग भाव से ये धर्म वो धर्म की नजर से मत देखिए। तो आ रहा है सर वक्त बिल कब आएंगे वो हम बताएंगे बाद में, लेकिन हम तैयार हैं। और कंसल्टेशन, वाइड कंसल्टेशन हो चुके हैं। जेपीसी के अलावा हजारों लाखों के साथ में 97 lakhs हमारे पास प्रतिनिवेदन, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। कभी आपने सोचा है, कभी सुना है? 97 लाख। कांग्रेस के जमाने में 200-300 रिप्रेजेंटेशन लेते थे। हम 97 लाख से भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन लिया है, सबका सुझाव लिया है। इसलिए किसी को भ्रमित करने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और शांति के साथ बोलना चाहता है बोल सकते हैं, लेकिन शांति के साथ आप अपना बात बोलिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने 29 मार्च को बलिदान मास के समापन पर पुणे में श्री छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी किट बांटने को लेकर विपक्ष द्वारा बीजेपी की आलोचना किए जाने पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इन लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान झूठ फैलाया है कि संविधान बदल दिया जाएगा। इन्होंने सब कुछ विपक्ष पर सीधे सीधे आरोप लगाया है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सब कुछ किया और यही लोग आज मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं। ये पता करो, ये जो बोलने वाले जो है उन्होंने लोकसभा के चुनाव में कैसा बर्ताव किया है, कैसे फेक नैरेटिव को फैलाया, आरक्षण जाएगा, संविधान बदलेगा, मुसलमानों के लिए डर पैदा किया, सब कुछ किया, संविधान खतरे में ऐसा कहा गया। लेकिन वही लोग आज बोल रहे कि मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे। मोदी जी ने आज तक 35 करोड़ लोगों को दारिद्र्य रेखा के ऊपर लिया, 80 करोड़ लोगों को, जनता को मुफ्त में राशन देते। ये लखपति दीदी योजना है, ड्रोन दीदी योजना है, जनधन योजना है। क्या उसमें सिर्फ हिंदू है? इसमें मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, सभी लोग हैं। कोई भेदभाव नहीं है। जितनी योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं सभी समाज के, सभी धर्म के लोगों को मिलती है। ये तो पेट में उनको दर्द हो रहा है, ये पेट उनका लोकसभा से दर्द होने लगा है, गड़बड़ हो गई है, उनको जमाल घोटा। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर भी एक संयुक्त संसदीय कमेटी है। जब लोकसभा में पेश किए जाने के समय इस बिल पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजिए। विपक्ष की भी यही मांग थी और सरकार ने भी कदम आगे बढ़ाते हुए इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया और अब संयुक्त संसदीय समिति इस पर विचार कर रही है। जनता को जागरूक करने के लिए बीजेपी ने भी एक कार्यक्रम हाथ में लिया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश के हित में है। इससे गवर्नेंस बेहतर होगी। एक साथ चुनाव होने से जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनको काम करने का अवसर ज़्यादा मिलेगा।
कमेटी की रिपोर्ट जो है वो लोकसभा में पेश हो चुकी है। अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का विषय है, वो तय करेंगे। दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर वन नेशन वन इलेक्शन पे भी एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है। इस बिल को जब लोकसभा में इंट्रोडक्शन के समय जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा इसको आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजो। विपक्ष की ओर से भी ये डिमांड थी और सरकार ने भी इसमें कदम आगे उठाया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा और अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर विचार कर रही है। आज यहां चंडीगढ़ में भी एक वर्कशॉप रखी हुई है। जनता को भी जागरूक करने का एक कार्यक्रम हाथ में पार्टी ने भी लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी, कि वन नेशन वन इलेक्शन ये देश हित में है। इससे गवर्नेंस बेटर होगा। एक साथ चुनाव होने से जो भी चुने जाएंगे जनप्रतिनिधि उनको काम करने का अवसर ज्यादा मिलेगा। बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से जो गवर्नेंस में अड़चने समय समय पर आती है वो दूर हो जाएगी। आपके टीचर लग जाते हैं इलेक्शन में समय समय पर, आपके पुलिस के लोग लग जाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के लग जाते हैं। तो ये एक साथ चुनाव हो आपका ये 52 में हुआ, फिर 57 में हुआ, 62 में हुआ, 67 में हुआ, होता ही रहा है। इसलिए कोई इसमें दिक्कत है नहीं। लेकिन अभी वो बिल जो है वो कमेटी के पास है। बिल की रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे। रिपोर्ट आने के बाद अपोजिशन ये कह रही है कि ये संघीय ढांचे पे प्रहार है। हम पूछना चाहते हैं उनसे कि जब 52 में चुनाव एक साथ हुआ, लोकसभा और विधानसभा का, 57 में हुआ, 62 में हुआ, 67 में हुआ, तब संघीय ढांचे पे प्रहार नहीं हुआ था क्या? आपका सर्किल टूट गया, किसी कारण से चक्र टूट गया चुनाव एक साथ होने का। तो अब ये इलेक्शन रिफॉर्म है और मोदी जी रिफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए आपको संघीय ढांचे पे प्रहार लग रहा है। उससे पहले भी तो एक साथ चुनाव होते रहे हैं। ये इलेक्शन रिफॉर्म है, वन नेशन वन इलेक्शन है, अच्छा ही कर। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी से खबर आ रही है। मोतिहारी में संदिग्ध गिद्ध पक्षी मिला है, जिसको लेकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। गिद्ध के शरीर और पैर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ है, जिसके कारण लोगों द्वारा तरह तरह की चर्चाएं की जा रही है। गिद्ध पक्षी को ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया और सूचना पर पहुंची मुफस्सिल थाना और वन विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला पूर्वी चंपारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदाहा का बताया जा रहा है, जहां सुबह सुबह लोगों ने देखा कि एक पक्षी जो गिद्ध है वो उसे पकड़ा और देखा कि शरीर में कुछ चिप, छोटे से चिप लगे हुए हैं और इसको देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे और ग्रामीणों द्वारा जब पक्षी को पकड़ा गया और स्थानीय मुफस्सिल थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम पहुंची और गिद्ध को अपने कब्जे में लेकर ले गई है और जांच पड़ताल कर रही है। भूखा हुआ था, मीट खाया है ना, मीट खाने के चक्कर में वो आ गया है। यहाँ पे ये मीट का दुकान है और वो आ गया है मीट खाने के चक्कर में। पहले आया तो कहाँ बैठा है? वो गाछ पे बैठा हुआ था, इसी गाछ से गाछ पे बैठा हुआ था और वो आकर एक बैग आ गया है नीचे। अब मीट दिया गया है तो खाने लगा है। अब खाते गए देखे पीठ पे कुछ है, उसी का हम काउंटर में बंद कर दिए हैं। पिछड़ा में बंद कर दिए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तस्वीर आलम हुआ। बिहार से एक प्रकार गिद्ध का जो पक्षी है विलुप्त होते जा रहा है। दूसरी बार देखा गया है कि बहुत वर्षों के बाद गिद्ध यहाँ ग्रामीण लोगों ने देखा है। क्या मिला है गिद्ध में और क्या जानकारी देंगे? देखिए, आज आधुनिकीकरण का जमाना हो गया है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि हम सभी कोई जानते हैं कि आज एक पर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है दुश्मनों के द्वारा। जो पड़ोसी देश है वो किस प्रकार हमारे साथ षड्यंत्र रच सकते हैं, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। मान लेते हैं कि जांच का विषय बना हुआ है और ऐसे हमें मालूम चला है कि एसपी महोदय को भी इसका खबर पहुंच चुका है, वन विभाग को भी पहुंचा है। वन विभाग के द्वारा एक स्टाफ यहाँ आ चुके हैं और प्रशासन के लिए हम मुस्तैदी है। ये लोग अपने कब्जे में इस पक्षी को अपने कब्जे में रखे हुए हैं और प्रक्रिया चल रही है। इसकी जांच होगी और जांच के बाद वास्तविकता मालूम चलेगा क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, इसमें क्या माने षड्यंत्र है या नहीं है, ये सब वास्तविकता तो होगी। उस पंख में क्या लगा हुआ है? माइक्रो चिप्स जो होता है वही देखने को मिल रहा है। ऐसे तो जांच का विषय है कि और क्या क्या है तो अंदर देखने से मालूम चलेगा। अभी तक जहाँ देखने को मिला है माइक्रो
जो चिप्स होता है वही लगा हुआ है। बेतिया के गहरी गांव की किसान की बेटी अंशु ने 489 अंकों के साथ मैट्रिक परीक्षा में स्टेट टॉपर बनकर इतिहास रच दिया है। किसान भूपेंद्र शाह की लाडली पर पूरा चंपारण खुश है। अंशु ने अपनी सफलता का श्रेय बड़ी बहन पूजा और अपने शिक्षकों को दिया। उसने बताया कि उसकी पढ़ाई में इंटर कॉलेज गहिरी के शिक्षकों ने पूरा सहयोग किया। वह आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती है। अब बोलो। मेरा नाम अंशु कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम भूपेंद्र शाह है। मेरी माता का नाम सबिता देवी है। मैं भारतीय इंटर कॉलेज गहरी पश्चिमी चंपारण से पढ़ी हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और उसके साथ कुछ अदर वर्क भी करते हैं। मेरी माँ हाउसवाइफ है। इसका श्रेय जो है किसको देना चाहती है आज जो है? सबसे पहले मैं अपनी दीदी को देना चाहती हूँ, उसके बाद मेरे पेरेंट्स और मेरे सभी टीचर्स को। क्या बनना चाहती हूँ? नीट से डॉक्टर बनना चाहती हूँ। गया जिले के परैया थाना में ईद रामनवमी चैती छठ को लेकर थाना में शांति समिति की बैठक की गई। इसमें विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता थानाध्यक्ष सर्व नारायण कुमार और अंचलाधिकारी केशव कुमार ने संयुक्त रूप से किया और उन्होंने कहा कि जो त्यौहार आ रहे हैं उसको शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की कोशिश सभी करें और मिलकर त्यौहार मनाएं। वही बरकरार रहे रामनवमी के अवसर पे भी, ईद के अवसर पे भी, क्योंकि अब पर्व का जो है वो अभी मेन यहीं तक है। जुलूस ये होगा 14 सितंबर अप्रैल वाला, उसके बाद तो फिर कुछ गैप के बाद आएगा। लेकिन रामनवमी अगर सही से आप निकाल लेते हैं या जैसा होता रहा है तो ये मान के चला जाता है कि फिर इस साल आने वाला सारा पर्व जो है आपका सही से ही मनेगा, क्योंकि उसमें जुलूस का रहता है, डीजे वीजे भी लोग बजा देता है, उसमें भी कुछ डिस्टर्बेंस। तो ये देखिए कि किसी भी तरह का कोई अश्लील गाना ना बजे, क्योंकि पर्व जो है रामनवमी है, राम है ना, तो भक्ति सॉन्ग ही रहे। किसी प्रकार का कोई भी किसी को हर्ट करने वाला या किसी को कोई भद्दा टिप्पणी वाला ये गाना ना बजे। बाकी तो जो पर्व त्योहार का उल्लास का माहौल रहता है वो मनना चाहिए और उसी तरह से लोग मनाते भी हैं। कोई भी आपस में किसी तरह का द्वेष उसमें नहीं हो और जो हमारा रेपुटेशन है, जो हमारी गरिमा है, जो परैया का हमेशा से रहा है, वही बरकरार रहे। इसी शुभकामना के साथ और इसी आशा के साथ आप लोगों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। गोपालगंज जिले के पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के यादवपुर थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के सुहरवा स्थित बाईपास से एक बोलेरो गाड़ी की में तहखाना बनाकर रखे गए 98 किलो मादक पदार्थ गांजा के साथ एक गांजा तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्कर ने गांजा तस्करी के लिए बोलेरो में तहखाना बनाकर गांजा तस्करी कर रहा था। पूर्वी चंपारण के पिपारा कोठी थाना क्षेत्र के रुलाही गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार के रूप में तस्कर की पहचान की गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवीसी के बयान पर कहा कि वक्फ विधेयक पर मुस्लिम नेता लगातार मुस्लिम समाज से झूठ बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड में हमने जो संशोधन किए हैं उनमें 10,000 से अधिक मुस्लिम समाज के लोगों की शिकायतें हैं। क्या मुस्लिम समाज की शिकायतों को इस देश में कानून नहीं देखेगा? उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहूँगा कि ऐसे नेताओं की बातों में नहीं आइए जो आपको झूठ परोस रहे हैं। वक्फ बोर्ड और मजबूत होगा, कोई नाइंसाफी नहीं होगी, मुस्लिम समाज के बच्चों को उनका अधिकार मिलेगा। यह विधेयक मुसलमानों के हित में है। वक्फ बिल पे लगातार मुस्लिम नेता मुस्लिम समाज को झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अल्लाह भी इनको माफ नहीं करेगा। कल ये लोगों ने नमाज अदा करने वालों को भी काली पट्टी बांधी। सही मायने में ये काली पट्टी मुस्लिम नेता मुस्लिम समाज की आंखों पे बांध रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जो भी हमने संशोधन किया है उसमें 10,000 से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों ने कंप्लेन दी है। आप बताइए, क्या मुस्लिम समाज के कंप्लेन को इस देश में कानून देखेगा नहीं? ओवैसी जैसे लोग
मुस्लिम तुष्टीकरण में सिर्फ मुस्लिम समाज को गलत संदेश दे रहे हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब पिछले बार वक्फ बिल आया, पहली बार तो इसको भेजा गया सिलेक्ट कमेटी में, उस पे जेपीसी बनी, सारी चर्चा हुई। उसके बाद जब बोर्ड आया तो जब हमारा बिल आया तो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि अभी भी टाइम देता हूं, आपको कोई सवाल हो तो लाओ। कोई सवाल नहीं दे रहा है, कोई सुझाव नहीं दे रहा है, बस वक्फ बोर्ड का विरोध करना है। तो हमारा निश्चित रूप से मैं मुस्लिम समाज को बोलूंगा कि मेरे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई बहन ऐसे नेताओं के चक्कर में न आइए जो आपको झूठ परोस रहे हैं। वक्फ बोर्ड और भी मजबूत होगा, कोई नाइंसाफी नहीं होगी, मुस्लिम समाज के बेवा महिलाओं को, बच्चों को उनको अधिकार मिलेगा। इस वक्फ बोर्ड को आप स्वीकार करिए, ये देश के हित में, मुसलमानों के हित में। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।